हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटिंग गोल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई है, उसके जो सेशन हुए हैं उनसे संबंधित जो भी प्रश्न आयोग ने पूछे हैं वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी जो स्थापना है ये 1885 में होती है। इस देखिए स्थापना के अगर पीछे जो कारण है अगर उसको हम जानने की कोशिश करें तो आप जानते हैं कि देखिए 1857 में यहाँ पर क्या हुआ कि आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई। जब ये आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई तो अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि भाई ये जो हुआ यहाँ पर युद्ध क्यों हुआ। तो उन्होंने पाया कि भाई जो भारत के अंदर जो पहले से चीज़ें पकती रही थी तो वो चीज़ें बाद में एकदम से उभर के आ गई और ये समस्या हमारे सामने पैदा हो गई। तो उन्होंने सोचा कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि जो भारत के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं उनको हम क्या करें कि आइडेंटिफाई करते रहें पहले से, और उनको क्या करते रहें कि वहाँ पर सॉल्व करते रहें छोटी छोटी समस्याओं को, ताकि हमारे सामने बड़ी समस्या ना आए। तो अंग्रेज़ों ने उस समय एक सेफ्टी वॉल्व की कंसेप्ट को सोचा। सेफ्टी वॉल्व का मतलब ये है, जिसको अभय द्वीप भी कहते हैं। तो सेफ्टी वॉल्व का मतलब ये था कि भाई जो संगठन अगर एक बना दिया जाए यहाँ पर भारत में, तो क्या होगा कि यहाँ की जो समस्याएं हैं ये यहाँ जो चल रहा होगा उसको लोग उठाएंगे उसी संगठन के माध्यम से और हमें पता चलता रहेगा और जो हमारे सामने बड़ी समस्या नहीं आएगी। तो उस समय क्या था कि एक A.O. ह्यूम एक ICS अधिकारी थे, रिटायर्ड IAS अधिकारी थे। ICS मतलब इंडियन सिविल सर्विस उस समय होती थी जो, तो भारतीय सेवा का ये एक रिटायर्ड अधिकारी था। तो A.O. ह्यूम जो था इसने क्या किया कि 1883 में एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा, और ये पत्र था जो कलकत्ता में उस समय विश्वविद्यालय था उसके नाम पे था। वहाँ के जो युवक थे, वहाँ का जो पूरा तंत्र था उसके नाम पे इन्होंने लिखा कि भाई आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी आवाज़ उठाने के लिए एक संगठन बना सकते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए 1800 यहाँ पर 83 और यहाँ पर 84 में फिर क्या हुआ कि थोड़ा एक संगठन बन गया। फिर उसी संगठन का यहाँ पर जो नाम है बदल के 1885 में कांग्रेस किया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसकी पहली जो बैठक है ये बॉम्बे में यहाँ पर होती है, और बॉम्बे में हुई ये पहली बैठक ही ये मानी जाती है कि भाई कांग्रेस की यहीं से शुरुआत हुई थी। इसके बाद में इसके जो अधिवेशन है तो साल दर साल मतलब प्रत्येक साल इसके अधिवेशन होते थे, और उसमें से ये होता था कि भाई कौन कौन से मुद्दे हैं उन मुद्दों को रखा जाता था, फिर उन पे वहाँ वोटिंग होती थी, वो मुद्दे पास होते थे और उनको सरकार के पास वहाँ पर भेजा जाता था। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर क्या हुआ कि जो संगठन है इसका यहाँ पर शुरुआत होती है संगठन की। तो देखिए आयोग ने कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं यहाँ पर हम उनको देख लेते हैं एक एक करके। तो देखिए प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहाँ पूर्ण स्वराज्य को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। अब देखिए जैसा अभी हमने चर्चा की कि भाई अधिवेशन जो है प्रत्येक साल इसके होते थे, तो एक अधिवेशन फ्रेंड्स यहाँ पर हुआ था यहाँ पर 1929 में। 1929 में एक अधिवेशन हुआ था जिसको हम यहाँ पर लाहौर अधिवेशन कहते हैं, और इसी लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। और ये जो अधिवेशन था लाहौर का अधिवेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था, और इस अधिवेशन की देखिए जो अध्यक्षता है वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर ये पूर्ण स्वराज्य का नारा भी दिया। इसके साथ उन्होंने ये निर्धारित किया भाई कि ऐसा करेंगे हम लोग कि 26 जनवरी को हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसको मनाएंगे 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी 1930 यहाँ पर आती है, देखिए 26 जनवरी 1930, तो इससे हमने क्या किया था कि स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद अपना देखिए जब देश आज़ाद हो गया तो हम जानते हैं कि भाई देश तो को आज़ादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को। तो चूंकि ये 1947 को आज़ादी मिल गई 15 अगस्त को, तो हमने क्या किया कि इसको स्वतंत्रता दिवस अब मना लिया। और फिर हमने क्या किया कि जो हमारा संविधान लागू होना था तो हमने गणतंत्र दिवस के रूप में इस अधिवेशन को याद करते हुए या इस अधिवेशन को वहाँ पर बनाए रखने के लिए हमने 26 जनवरी को क्या किया कि यहाँ पर गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना फिर यहाँ पर शुरू कर दिया है। तो ये जो अधिवेशन था लाहौर का अधिवेशन, यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की जो मांग है सबसे पहले यहाँ पर रखी गई थी कांग्रेस के द्वारा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अधिवेशन जो है कांग्रेस का था। अगला देखिए, पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो देखिए पूर्ण स्वराज्य की जो मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता थे वो कौन थे। अब ऑप्शन देखिए इसमें है
मगफूर अहमद आजाजी, दूसरा है बिपिन चंद्र पाल और तीसरा है यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, और यहाँ पर है फिर देखिए अगला हसरत मोहानी। तो ये जो हसरत मोहानी थे, इन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, इन्होंने अपनी मांग को उठाया था। और दरअसल ये जो मांग थी फ्रेंड्स, ये अहमदाबाद में 1921 में यहाँ पर एक कांग्रेस का जो अधिवेशन आयोजित हुआ था, इसमें सबसे पहले इन्होंने ये बात उठाई थी कि भाई हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। फिर इसके बाद में कांग्रेस का अधिवेशन जैसा हमने देखा कि 1929 में लाहौर में होता है, और वहाँ पर फिर कांग्रेस के द्वारा ये पूरी ताकत से ये बात उठाई जाती है कि भाई हम पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने और यहाँ पर खालिस्तान में मुलाकात की थी। तो सबसे पहले मुलाकात कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। तो देखिए, जब बॉम्बे में पहला अधिवेशन जब शुरू हुआ तो 1885 में यहाँ पर कांग्रेस का, तो उस समय 72 लोगों ने क्या किया था कि इसमें अपनी हिस्सेदारी ली थी। मतलब 72 लोग यहाँ पर गए थे, और व्योमेश चंद्र बनर्जी है ना, WC बनर्जी या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं, इनको इसका क्या किया गया था कि अध्यक्ष बनाया गया था। और जैसा कि हमने बाकी तो बात कही कि जो A.O. ह्यूम था है ना, A.O. ह्यूम की बहुत बड़ी भूमिका है। तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछता है कि भाई इसकी स्थापना किसने की या किसकी बड़ी भूमिका है। तो A.O. ह्यूम जो था, जो कि ICS रिटायर्ड ICS अधिकारी था, इसने यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका अपनी निभाई थी। क्योंकि इसने ही देखिए क्या किया था कि उस समय हमारे यहाँ पे जो वायसराय था वो कौन था? डफरिन था। तो डफरिन जो वायसराय था उससे ये जो A.O. ह्यूम था, A.O. ह्यूम उससे मिला था, और मिलने के बाद में उसने कहा था कि भाई आप इसमें अड़चन नहीं डालिएगा। उसने हालांकि अपने भी फ़ायदे बताए थे कि भाई ये जो संगठन है, इसकी जो समस्याएं होंगी, जब जो देश की समस्याएं होंगी उसको ये संगठन उठाता रहेगा और हमें बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है फिर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो देखिए यहाँ पर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसी को कहते हैं हम A.O. ह्यूम, ठीक है। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या फिर A.O. ह्यूम ने यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना की थी, क्योंकि इसी ने क्या किया था कि इसको यहाँ पर इनिशलाइज किया था, शुरू किया था। अगला देखिए प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? देखिए ये प्रश्न देखिए घूम घूम के कितनी बार आ रहा है प्रश्न, है ना। तो वही मतलब कि प्रीवियस ईयर को आप अच्छे से तैयार करिए, उसके इर्द गिर्द का थोड़ा सा तैयार करिए, सबसे पहला ये काम करिए। दूसरी बात, फिर आपको जो बुक पढ़नी है फिर बुक पढ़िए, तो तैयारी जो है काफ़ी अच्छी होने की फुल संभावना होती है। तो देखिए यहाँ पर यही पूछ रहा है कि भाई पूर्ण स्वराज्य का अधिवेशन जो था सबसे पहले कहाँ, तो हम जानते हैं कि भाई ये लखनऊ में 1929 में ये अधिवेशन जो है हुआ था। बाकी के भी देखिए यहाँ पर अधिवेशनों के बारे में कुछ दिया गया है कि देखिए यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी बॉम्बे में, तो सबसे पहले व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी, और ये समय था वही देखिए 1885 का, क्योंकि इस समय मतलब स्थापना हुई थी कांग्रेस की। दूसरा देखिए यहाँ पर लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1916 में, और इसकी जो अध्यक्षता है ये की थी अंबिका चरण मजूमदार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए आपको बताऊं कि दरअसल क्या हुआ कि भाई जब कांग्रेस की स्थापना हो गई तो सबसे पहले जो यहाँ के लोग थे उन्होंने इसको इनिशलाइज किया, काम करना शुरू किया, लेकिन वो बहुत ही मतलब लिबरल लोग थे, है ना। तो जो लिबरल लोग थे तो उनका ये मानना था कि भाई हमें जो अपने कुछ अधिकार पाने हैं वो सीधे सीधे हम उनसे विनय करेंगे और अधिकार हमें वो दे देंगे, अंग्रेज अधिकार दे देंगे। लेकिन अब समस्या ये हुई कि विनय से तो अधिकार मिलने वाले थे नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि नरम दल के जो लोग थे, जो कि शुरुआती यहाँ पर जो चरण आता है हमारा, यहाँ 1905 तक का जो चरण आता है ये 1985 से लेके, तो यहाँ पर देखिए ये जो नरम दल के लोग थे फ्रेंड, तो नरम दल के लोगों का ये मानना था कि अनुनय विनय से हम अधिकार लेंगे। लेकिन गरम दल के जो लोग थे जिसमें लाल बाल पाल थे, यानी कि हमारे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और ये बिपिन चंद्र पाल, ये जो थे ये मानते थे कि नहीं, हमें जो अधिकार अपने चाहिए वो हमें सख्ती से लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों में, नरम दल और गरम दल में दोनों में एक मुठभेड़ होती है, समस्या पैदा हो जाती है दोनों में। तो यहाँ पर एक अधिवेशन होता है 1907 का सूरत अधिवेशन। इस सूरत के अधिवेशन में नरम दल और जो गरम दल, इन दोनों में क्या होता है कि फूट पड़ जाती है।
फूट पड़ने के बाद में दोबारा से जब इन दोनों का मिलन होता है तो वो ये टाइम होता है 1916 का, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों मिलते हैं। एक चीज़ और बड़ी परिवर्तन यहाँ पे ये हुआ था फ्रेंड्स कि जो मुस्लिम लीग जो अलग थी, यानी जो मुस्लिम लोग थे वो अलग थे, उस समय ये कांग्रेस में शामिल नहीं थे। तो 1916 में ही क्या हुआ था कि ये मुस्लिम भी क्या हुए थे कि शामिल हो गए थे हमारे कांग्रेस में। तो ये जो लखनऊ का अधिवेशन था ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें अंबिका चरण मजूमदार ने क्या किया था, इसकी अध्यक्षता की थी। अगला देखिए, ये वहाँ पर लाहौर का अधिवेशन तो हम कई बार देखे ही हैं। एक कराची अधिवेशन हुआ था जो कि देखिए 1931 का था, ये भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है और इसकी अध्यक्षता यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। ये संबंधित है देखिए हमारे जो मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रमों की संकल्पना, इसके साथ साथ में गांधी इरविन समझौता के लिए भी ये जाना जाता है। तो गांधी इरविन समझौता को जो अनुमोदन प्राप्त हुआ था वो भी एक कराची अधिवेशन 1931 में प्राप्त हुआ था। ये गांधी इरविन समझौता क्या था, देखिए क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने गोलमेज सम्मेलन बुलाए थे। तो 1930, 31 और यहाँ पर ये 32 है ना, तो 1931, 32 और 1930, इसमें से 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं, गोलमेज सम्मेलन हुआ करते हैं। तो इसमें से पहले इसमें जो कांग्रेस है वो भाग नहीं लेती है, लेकिन फिर क्या होता है, ये समझौता हो जाता है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता जब ये हो जाता है तो 1931 का जो अधिवेशन होता है गोलमेज, इसमें कांग्रेस भाग लेती है। तो वही ये जो समझौता होता है, तो समझौते का जो अनुमोदन पारित होता है, पास होता है, वही ये यहाँ पर कराची अधिवेशन के टाइम पे हुआ करता है। अगला देखिए प्रश्न है जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो देखिए यहाँ पर क्या था कि जो हमारे यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस हैं, तो सुभाष चंद्र बोस 1939 में क्या है कि एक अधिवेशन जो होता है यहाँ पर त्रिपुरी अधिवेशन। तो त्रिपुरी जो अधिवेशन होता है, तो त्रिपुरी अधिवेशन में ये जीत जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, लेकिन गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को खड़े होते हैं, अध्यक्ष पद खड़ा किए होते हैं अपनी तरफ से, अध्यक्ष पद के लिए मतलब नामित किए होते हैं। तो यहाँ पर जब सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को मतलब हरा देते हैं, जो कि कैंडिडेट थे किसके, गांधी जी के, तो कैंडिडेट के गांधी जी को जब हरा देते हैं तो वहाँ पर अंदर जो है विरोध होने लगता है। तो जब विरोध होने लगता है तो इस वाले टाइम पे क्या होता है कि जो भाई सुभाष चंद्र बोस हैं ये कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं, और इस्तीफा दे के ये क्या हो जाते हैं कि अलग हो जाते हैं। तो अलग होने के बाद में फिर जो अध्यक्षता है वो किसको दी गई थी, तो यहाँ पर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर अध्यक्षता दी जाती है। तो वही ये देखिए प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा था, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात यहाँ पर क्लियर हुई थी कि भाई त्रिपुरी जो अधिवेशन था, त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस चूँकि जीत जाते हैं और गांधी जी का कैंडिडेट जो होते हैं सीतारामैया वो हार जाते हैं, तो अंदर जो विरोध होता है तो यहाँ पर वो इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के बाद में अध्यक्ष पद के लिए जो नामित किए जाते हैं वो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस वर्ष और फिर यहाँ पर खालिस्तान में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। तो देखिए अभी हमने देखा कि भाई ये जो एक त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था ये 1939 की समस्या है। इसके बाद इसके पहले देखिए क्या हुआ था कि 1 साल पहले यानी 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो हैं अध्यक्ष नामित किए गए थे, यानी कि वो वहाँ पर उन्होंने पद इसका जीता था। तो उसको कहते हैं हम यहाँ पर हरिपुरा अधिवेशन। तो मतलब क्या है कि देखिए हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। इसके बाद में फिर 1939 का टाइम आया और 1939 में सुभाष चंद्र बोस फिर से खड़े हुए और फिर जीत गए, लेकिन चूंकि जैसा अभी हमने बात की कि वहाँ पर गांधी जी के कैंडिडेट की वजह से समस्या होती है और ये फिर अपना वहाँ से इस्तीफा दे देते हैं। अगला देखिए प्रश्न है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेज ICS अधिकारी ने वर्ष फिर ब्लैंक स्पेस में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया। तो देखिए ये भारतीय राष्ट्रीय संघ की बात कर रहा है। अभी जैसे हमने अभी चर्चा की थी कि भाई 1883 में इसने क्या किया था कि एक पत्र लिखा था। 1883 में पत्र लिखा था इसने कलकत्ता के जो
कैंडिडेट थे, वहाँ के जो विद्यार्थी थे, उनके नाम पत्र लिखा था। फिर इसके बाद में 84 में क्या हुआ था कि एक संगठन निर्मित हो गया था। उस संगठन का यहाँ पे नाम था क्या, भारतीय राष्ट्रीय संघ। यही भारतीय राष्ट्रीय जो संघ है आगे चल के क्या बन जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन जाता है। क्योंकि हमारे जो दादा भाई नौरोजी थे, तो दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम सुझाया था कि भाई इसका जो नाम है, हमारा ये संगठन है जिसको हम भारतीय राष्ट्रीय संघ कह रहे हैं, इसका नाम हमें बदल के इंडियन नेशनल कांग्रेस कर देना चाहिए। फिर इसके बाद में जैसा हम जानते हैं कि भाई 1885 में बम्बई का जो और भी प्लेस था जिसका नाम था देखिए ग्वालियर टैंक, और इसमें से अगर विद्यालय का नाम भी पूछे तो देखिए ये था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो था, यहाँ पर क्या होता है कि अधिवेशन होता है 28 दिसंबर 1885 को, और 72 लोगों की उपस्थिति में जो यहाँ पर कांग्रेस है इसकी स्थापना हो जाती है, और WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इसकी अध्यक्षता यहाँ पर सबसे पहले की जाती है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष में बने थे। तो देखिए महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता एक ही बार किया है फ्रेंड्स, और वो किया है यहाँ पर 1924 में। तो 1924 में बेलगांव का एक अधिवेशन हुआ था जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो बेलगांव का अधिवेशन कर्नाटक में जो स्थित है, यहाँ पर ये अध्यक्ष चुने गए थे, और ये 39वां क्या था कि ये अधिवेशन यहाँ पर था। और भी देखिए कुछ अधिवेशन जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इनको यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें से देखिए सबसे महत्वपूर्ण है ये 40वां अधिवेशन जो कि हुआ था 1925 में। इसलिए महत्वपूर्ण है ये क्योंकि देखिए यहाँ पर ये कानपुर में अधिवेशन हुआ था, और जो हमारी ये सरोजनी नायडू हैं, ये तो सरोजनी नायडू को यहाँ पर क्या किया गया कि अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये इसलिए चूँकि महिला थी और अपने भारत की पहली महिला थी जिनको यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 1925 का अधिवेशन ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि सरोजनी नायडू द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता इनको की गई थी। ये कानपुर में अधिवेशन हुआ था। अगला देखिए, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ गाया गया था, ये गाया गया था कलकत्ता के एक अधिवेशन में, और टाइम क्या था उस समय का, 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911 को ये कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। वहाँ पे ये जो हमारा राष्ट्रीय गान है जनगणमन, इसको सबसे पहले गाया गया था। और ये जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, कवि थे, महान कवि, इनको यहाँ पर या इन्हीं के द्वारा ये किया गया रचित एक गान है। अगला प्रश्न देखिए, जनगणमन को भारत का राष्ट्रगान जो कि भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया। वही प्रश्न यहाँ पर फिर से पूछा है। तो ये 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, और ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, और ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी साहित्य में मिला था। अगला देखिए, 1916 का अधिवेशन समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया, मुस्लिम लीग के साथ में गठबंधन कर लिया था। तो दो चीज़ें यहाँ पर हुई थी देखिए 1916 में, एक तो भाई नरम दल और गरम दल दोनों जुड़ गए थे, दूसरा यहाँ पर जो मुस्लिम लीग थी इसको भी इन्होंने क्या कर लिया था कि यहाँ पर जोड़ लिया था। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये प्रश्न सीधा है बिल्कुल, 1985। ठीक है, हालांकि ये प्रश्न देखिए ऐसे हैं कि भाई रिपीट होते हैं, लेकिन हमें इनको याद भी करके रखना। अगला देखिए, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर और यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में हुई थी। तो कहाँ था ये, है ना, बम्बई में था, है ना, ये बम्बई में था। ठीक है, अगला देखिए, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में और यहाँ पर ब्लैंक स्पेस संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। तो ये कहाँ हुआ था, देखिए लखनऊ के अधिवेशन की देखिए बात कर रहा है। तो देखिए आप यहीं पर देखेंगे कि कई प्रश्न जो हैं वो रिपीट होते हैं, है ना, तो रिपीट हो रहे हैं। दूसरी चीज़, इसका जो ये विश्लेषण दिया जा रहा है ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इससे क्या है कि हमारे जो प्रश्नों की आने की संभावना है आगे वो बढ़ जाती है। अगला देखिए, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी। किसकी की थी फ्रेंड्स, अभी पिछली बार देखे हम, है ना, किसकी, बेलगांव की थी, है ना, 1924 में। एक बार ही इन्होंने अध्यक्षता की है, बाकी इन्होंने अध्यक्षता नहीं की है। अगला प्रश्न देखिए,
भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को यहाँ पर देखिए ब्लैंक स्पेस और यहाँ पर चरण के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए जब अंग्रेजी इसका ट्रांसलेशन हुआ होगा तो इसको इन्होंने मतलब अलग ढंग से ट्रांसलेट किया होगा, इसलिए यहाँ पर मध्यम जो है ये हिंदी के हिसाब से आएगा। क्योंकि देखिए ये प्रारंभिक चरण था और प्रारंभिक चरण में जो लोग थे वो भाई गर्म दल के नहीं थे, नरम दल के थे। तो जो नरम दल के थे जिनको हम उदारवादी कहते हैं, तो पहला जो चरण था ये यहाँ पर 1885 से 5 तक का ये उदारवादी चरण या फिर नरम दल के जो लोग हैं इन पे इनका मतलब वर्चस्व था। इसके बाद फिर गर्म दल का वर्चस्व आ जाता है और फिर बाद में हम देखेंगे कि जब गांधी जी की एंट्री हो जाती है यहाँ पे 1920 के लगभग, तो फिर क्या होता है कि गांधीवादी चरण जो है इसके प्रारंभ हो जाते हैं। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान अध्यक्ष था? तो देखिए पहले मुस्लिम जो थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी उनका क्या नाम है ये बता रहा है। तो ये है हमारे क्या बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं इन्होंने मतलब अध्यक्षता की थी। और ये अध्यक्षता कब की गई थी देखिए इनके द्वारा, तो ये जो है ये अध्यक्षता यहाँ पर 1887 में यहाँ पर की गई थी जब ये मद्रास का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो मद्रास के अधिवेशन में यहाँ पर 1887 में अध्यक्षता की गई थी बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये प्रश्न थे जो हमने पढ़े। तो वीडियोज़ अच्छे हैं फ्रेंड्स ये, और कंटेंट बहुत बढ़िया है, इनको लाइक भी कर दिया करिए आप। अगला देखिए अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बंगाल विभाजन, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।